अल्फा न्दियाये सेनेगल के एक गांव गंडियोल का रहने वाला था, जो पहले कभी अपने गांव से बाहर नहीं गया था। पर आज वह फ्रांस की फौज के साथ मिलकर पहला विश्व युद्ध लड़ रहा था। फ्रांस के फौजी यानी टॉबब्स उसे और उसके साथ के सारे सेनेगलियों को चॉकलेट कहकर बुलाते थे। टॉबब्स का एक जनरल था जिसका नाम कैप्टन अरमांड था। वह सारे सेनेगली फौजियों को जंग लड़ने के लिए हौसला देता था। वह उन्हें कहता था कि फ्रांस के लोग तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। ये तो बस न्यूज़पेपर वाले हैं जो हमें ऐसा दर्शाते हैं कि हम अपने फायदे के लिए तुम्हारा इस्तेमाल करते हैं, पर असल में ऐसा कुछ नहीं है। अल्फा कैप्टन अरमांड के शब्दों में छुपे अर्थ को बखूबी समझता था। वह यह जानता था कि युद्ध में फ्रांस को सन की सिपाहियों की जरूरत है जो अच्छे से खून खराबा कर सके। इसीलिए यह लोग हम जैसे लोगों को भर्ती कर रहे हैं। आज अल्फा बहुत पछता रहा था। उसे अपनी गलती का एहसास था और वह बहुत शर्मिंदा था। वह खुदा से अपने किए उस गुनाह की माफी मांग रहा था, जिस गुनाह के लिए शायद वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा। असल में वह अपने बेस्ट फ्रेंड मर्देबा की मौत के लिए खुद को दोषी मानता है। मर्देबा बचपन के जिगरी दोस्त थे। वह साथ में पले बढ़े थे और उन्होंने विश्व युद्ध भी साथ ही में लड़ना शुरू किया था। वे दोनों एक ही सैनिकों की टुकड़ी में थे। मदेम्बा और अल्फा रात के वक्त बैटलफील्ड पर गए थे। वे जर्मन फौजियों की लाशों के पास से गुजर रहे थे। अल्फा थोड़ा सा आगे था और मदेम्बा थोड़ा सा पीछे था। तभी अचानक से एक जर्मन फौजी ने उठकर मर्देबा पर चाकू से हमला कर दिया और वहां से भाग गया। मदेम्बा जोर से चिल्लाया। अल्फा ने जब मर्देबा की चीख सुनकर पीछे देखा तो वह लहूलुहान जमीन पर पड़ा हुआ था। अल्फा ने जब ये सब देखा तो उसे मर्देबा के लिए बहुत दुख हुआ। उसने मर्देबा से पूछा कि वह आदमी कैसा दिखता है जिसने तुम पर वार किया है। मर्देबा ने कहा कि उसकी नीली आंखें हैं, लेकिन तुम उसे छोड़ दो, मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, मुझसे अब यह दर्द बर्दाश्त नहीं होता, प्लीज तुम मुझे मार कर मुझे इस तकलीफ से छुटकारा दिला दो। लेकिन अल्फा ऐसा नहीं कर पाया। अल्फा का ध्यान तो उस जर्मन फौजी में लगा हुआ था जो उसके प्यारे दोस्त को जख्मी करके भाग गया था। वह उस वक्त बस किसी भी हाल में उसे ढूंढकर मारना चाहता था। मर्देबा उसके सामने दर्द से करा रहा था क्योंकि उसे जर्मन सैनिक ने बुरी तरह घायल कर दिया था। उस पर इतनी क्रूरता से वार किया गया था कि उसकी आंतें बाहर आ गई थी। उसकी जान इतने धीरे धीरे निकली थी कि उसकी जान निकलने में सुबह के पहले पहर से रात हो गई थी। मर्देबा को इतनी तकलीफ हो रही थी कि वह 3 बार अल्फा से उसे मारने के लिए कह चुका था, पर अल्फा उसे नहीं मार पाया था और उसकी अंतरात्मा उसे ऐसा करने से रोक रही थी। आखिरकार मर्देबा का दर्द खत्म हुआ और वह मर गया। अल्फा ने अपनी शर्ट उतारकर मर्देबा के पेट पर बांध दिया ताकि उसकी आंतें बाहर ना लटकें, और अपना कोट भी उतारकर उसे लपेट दिया। उस रात बहुत ठंड थी और वह इतनी सर्द रात में उसे उठाकर उनकी टुकड़ी के ट्रेंच में लेकर आया। जंग के वक्त सैनिक जमीन में छुपने के लिए गहरे और लंबे गड्ढे बना लेते हैं। उन गड्ढों को ट्रेंच कहते हैं। जब वह अंदर आया तो सब ने उसकी हिम्मत की दाद दी। अल्फा के मन की दशा उस वक्त कोई नहीं समझ पा रहा था। वह अंदर से टूट चुका था। अब धीरे धीरे उसके ख्याल बदलने लगे थे, जिसे किसी ने नोटिस नहीं किया था। वह रात को ट्रेंच से निकलकर बाहर जाता और जब वापस आता तो उसके पास एक जर्मन सेना के नीली आंखों वाले सिपाही की बंदूक और जिस हाथ ने उस बंदूक को पकड़ा था वह हाथ होता था। शुरू में तो सब फौजी यह देखकर बहुत खुश हुए। अल्फा उनके लिए हीरो बन गया था। किसी ने अल्फा से यह नहीं पूछा कि उसने बची हुई बॉडी का क्या किया। सबको तो मरे हुए जर्मन सैनिक का कटा हुआ हाथ देखकर अच्छा लगता था, पर असलियत कोई नहीं जानता था। अल्फा रात के वक्त जाकर लाशों के बीच लेट जाता और ऐसे दिखाता जैसे वह मरा हुआ है। जब कोई जर्मन सैनिक वहां पर दौरे पर आता तो उसे वह ठीक उसी तरीके से घायल कर देता जिस तरह उसके दोस्त मर्देबा को उस जर्मन सैनिक ने घायल किया था। और फिर जब वह अपनी मौत की भीख मांगने लगता तो अल्फा उसे पहली बार कहने पर ही मार देता और सोचता कि मैं कितना दयावान हूं। मैंने उसे दर्द से राहत दिला दी। इस तरह उसने 3 और फौजियों को मार दिया। उन फौजियों को मारते समय उसने यह नोटिस किया कि रात के वक्त खून काला ही दिखाई देता है, फिर चाहे वह किसी का भी हो।
वह जब भी किसी को मारता तो उस इंसान का हाथ और बंदूक अपने साथ लेकर आ जाता था। अब उसके साथ के लोग उसकी सराहना नहीं करते थे, वे अब एल्फा से डरने लगे थे। एल्फा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसके बारे में कौन क्या सोचता है। उसके साथ के लोग उसे काला जादू करने वाला जादूगर मानने लगे थे। उसके बारे में अफवाहें फैलाने लगे थे कि वह जिसे बुरी नजर से देख ले तो वह इंसान मर जाता है। अब लोग उसकी आंखों में देखने से भी बचने लगे थे। एल्फा फिर भी नहीं रुका। वह ट्रेंच में जर्मन सैनिकों की बंदूक और हाथ लाता रहा। इसी तरह मरने वालों की गिनती 4 से 5 हुई, फिर 5 से 6 और 6 से 7 और 7 से 8 हो गई। आई एल्फा के पास 7 ही हाथ थे। वह शुरू में जो हाथ लेकर आया था वह जीन वेबसाइट ने उससे ले लिया था। जीन वेबसाइट मर्देबा के बाद एल्फा का इकलौता दोस्त बचा था, लेकिन एल्फा से हाथ लेने के बाद दूसरे ही दिन वह भी जर्मन सेना द्वारा मारा गया था। एल्फा को लगता था कि उसके पास इतने सारे हाथ हैं, इसीलिए लोग उसके बारे में ऐसी उल्टी सीधी बातें करते हैं। युद्ध भूमि पर खून खराबा बढ़ता ही जा रहा था और युद्ध थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। इस तरह फ्रांस के जो फौजी थे, जिन्हें टोबब्स कहा जाता था, अब वे लोग गिनती के साथ ही बचे थे। वे लोग अब खून खराबा नहीं देखना चाहते थे, इसलिए वे लोग अब युद्ध करने से मना कर रहे थे। तभी कैप्टन अरमांड ने उन सबसे कहा कि अगर तुम लोग युद्ध नहीं लड़ोगे तो हम तुम सबको मार डालेंगे और तुम्हें देशद्रोही बता देंगे। फिर तुम्हारे घर वालों को सारी जिंदगी बेइज्जत होकर रहना पड़ेगा और तुम्हारे मरने के बाद उन्हें कोई पैसा यानी कि पेंशन नहीं दिया जाएगा और वे लोग भूख से मर जाएंगे। यह सुनकर टॉबब्स डर गए। हताश होकर आखिरकार टॉबब्स को जंग लड़ने जाना पड़ा। उस दिन सारे टॉबब फौजी मारे गए थे। एक दिन कैप्टन अरमांड ने इब्राहिम सेक को एल्फा से बात करने पहुंचाया। इब्राहिम सैक ने डरते हुए एल्फा से कहा कि कैप्टन चाहते हैं कि तुम युद्ध छोड़कर चले जाओ और जाकर आराम करो। अब यहां के हालात हम संभाल लेंगे। एल्फा समझ गया था कि कैप्टन को लगता है कि मैं यहां के लोगों के लिए खतरा बन गया। वह मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं, इसीलिए मुझे जाने के लिए कह रहे हैं। एल्फा वापस जाने के लिए तैयार हो गया। इब्राहिम सैक ने एल्फा से कहा कि कैप्टन अरमांड यह चाहते हैं कि तुमने जो जर्मन सैनिकों के हाथ इकट्ठे किए हैं वे हमें दे दो। एल्फा जानता था कि यह लोग उन हाथों को प्रूफ दिखाकर उसे फंसाकर जेल में बंद करवा देंगे, इसलिए उसने इब्राहिम सैक से कहा कि मेरे पास अब वह हाथ नहीं है। उसने उन सारे हाथों को शुरुआत में ही चुल्ले की राख के पास रखकर सुखा लिया था। ऐसा उसने उन्हें सड़ने से बचाने के लिए किया था। एल्फा दूसरे ही दिन वापस लौटने के लिए निकलने लगा। तभी कैप्टन अरमांड ने सिपाहियों से कहकर एल्फा की तलाशी दिलवाई। तलाशी के दौरान फौजियों को उसके बैग में से कुछ नहीं मिला। वे लोग जैसे ही उसकी अटेंची चेक करने लगे तो एल्फा ने कहा कि इसमें मेरे तावीज और जादू करने का सामान है। अगर किसी ने इसको हाथ लगाया तो बदकिस्मती उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। सब उससे वैसे ही डरते थे। उसके मना करने पर सबने उसकी बात मान लिया और अटेंची को चेक नहीं किया। इस तरह एल्फा अपने साथ वह सारे हाथ ले जाने में सफल हो गया। चैप्टर 2। एल्फा को अब साइकेट्रिक अस्पताल में भेज दिया गया था। वहां पर उसकी मुलाकात मदेमोइसेले फ्रांसिस से हुई, जो वहां के डॉक्टर की बेटी थी और उस अस्पताल की नर्स भी थी। मदेमोइसेल को देखकर एल्फा को अपनी गर्लफ्रेंड की याद आती थी। उसकी गर्लफ्रेंड का नाम फारी थियम था। वह बहुत खूबसूरत थी और एल्फा के बचपन की दोस्त भी थी। एल्फा और मदेम्बा दोनों ही फारी थियम को बचपन से पसंद करते थे, पर फारी थियम ने कभी यह जाहिर नहीं किया था कि वह किसे चाहती है। मदेम्बा और एल्फा युद्ध में हिस्सा लेने के एक दिन पहले अपने सारे दोस्तों के साथ पार्टी में गए थे। उनमें फारी थियम भी मौजूद थी। रात के वक्त जब सारे फ्रेंड्स बैठकर एक दूसरे को कहानी सुना रहे थे, तब फारी एल्फा को अपने साथ अकेले में ले गई। मदेम्बा उन दोनों को जाते हुए देख रहा था। मदेम्बा यह समझ गया था कि फारी ने एल्फा को चुन लिया है। एल्फा ने जाते वक्त मदेम्बा की ओर देखा। वह दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और फिर अल्फा फारी के साथ चला गया। इसके बाद फारी और अल्फा के बीच क्या हुआ? क्या मडेम्बा और अल्फा की दोस्ती में दरार आ जाएगी? फारी किसे प्यार करती है, अल्फा से या मडेम्बा से? जानेंगे पार्ट 2 में। अगर आप पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो कमेंट कर दो। चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि एम्पैथिक्स 1 है तो सब कुछ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।